नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ साइंसेज SOS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट PGDESD हिंदी MED 002 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। इकाई 1 सतत विकास क्या है? सतत विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी व्याख्या एवं समझ प्रायः विषय सूची एवं संदर्भ विशिष्टता के अनुसार होती है। इस अवधारणा का उदय राष्ट्रीय, सामुदायिक अथवा वैयक्तिक स्तरों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में परिवर्तन की वांछित दिशा पर बहस तथा निर्णय लेने के लिए एक बृहत रूपरेखा के रूप में हुआ। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की ग्रहण क्षमता की सीमाओं के अंदर विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए। धीरे धीरे यह 1990 के दशक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अवधारणा बन गई। आज के समय में यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विकासवादी सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों की सर्वाधिक राजनीतिकृत नारा बन गई है। ये भान हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों की खपत की दर उनके पुनः उत्पादन की दर से बहुत अधिक है। सतत विकास का उद्भव प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने अथवा उनके बंद होने के भय से हुआ। यह अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले थोड़े से लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य तथा सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सततशीलता कोयला, तेल तथा जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा विकास की न्यायोचित नीतियों के संबंध में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करती है। ये योजना संसाधनों के दीर्घ जीवन काल तथा एक विस्तृत प्रयोक्ता आधार को सुनिश्चित करती है, जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग दीर्घकाल तक उससे लाभ प्राप्त कर सके। सततशीलता का विचार ऊर्जा बचत उपायों के लिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन और जीवन की गुणवत्ता को कम किए बिना नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु वैकल्पिक तथा गैर पारंपरिक व्यवस्थाओं की अपरिहार्यता पर भी आघात करता है। इसने जनता तथा सरकारों के विचार करने और विकासपरक कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के निर्माण करने के तरीकों में संपूर्ण क्रांति ला दी है। इससे बुनियादी शासन प्रबंध के लिए एक नए सम्मान का उदय हुआ है जो भूमि, जल तथा जंगल को प्रदान करते हुए अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करता है। भूमि, जल तथा जंगल किसी भी प्रकार के औद्योगिकरण के मूल साधन हैं। इसीलिए सतत विकास की अवधारणा नीचे से योजना की ओर इंगित करती है, न कि उस कल्पनाशील ऊपर से योजना की जिसमें बुनियादी पर्यावरण व्यवस्थाएं प्रौद्योगिकीय प्रणालियों से आगे चलाई जाती थीं। परिणामस्वरूप बुनियादी पर्यावरण व्यवस्थाएं समाप्त होने लगीं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में गंदगी तथा प्रदूषण की सफाई करने तथा संसाधनों के अति प्रयोग को रोकने में असफल रहीं। 1.2 सततशीलता, विकास तथा सतत विकास का अर्थ। प्रकृति ने मानव समाजों तथा अर्थव्यवस्थाओं को एक जटिल जीवन रक्षा प्रणाली, हवा, पानी, भोजन तथा जीवित रहने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान किया है। प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवन का समर्थन तथा पोषण अति प्राचीन काल से किया है और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। इसे हम प्रकृति अथवा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम अथवा पर्यावरण की सततशीलता कहेंगे। लेकिन हम अपनी लालची गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक प्रणालियों की सततशीलता के साथ हस्तक्षेप करते रहे हैं और इसी तरह से हम ऐसा करते रहें तो न केवल जीवन के अन्य स्वरूपों बल्कि मानवता का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रकृति के आघातों को सहने की क्षमता की सीमाएं हैं। एक बार प्रकृति की प्रारंभिक अवस्था में फेरबदल होने के बाद उसे प्रारंभिक अवस्था में ले जाया नहीं जा सकता। तीव्र परिवर्तन को सहने की प्रकृति की सीमित क्षमता है। इसलिए आज मानव मात्र के समक्ष यह निर्धारित करने की चुनौती है कि हम किस प्रकार की अवस्था में रहना चाहते हैं और प्रकृति की ग्रहण क्षमता के भीतर उसकी प्रक्रियाओं में निहित सीमाओं में अपना जीवन कैसे निरंतर बनाए रख सकते हैं। सततशीलता शब्द को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। सततशीलता का अर्थ एक प्रक्रिया अथवा स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार हो जिससे पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल संबंधी कोई असंतुलन न हो। प्रकृति की ग्रहण एवं उत्पादक क्षमता का अतिशोषण न हो। सततशीलता की एक न्यूनतम आवश्यक दशा समस्त प्राकृतिक पूंजी भंडार को वर्तमान स्तर पर या उससे ऊपर बनाए रखना है। सततशीलता शब्द का प्रयोग विकास नीतियों के सांसारिक तथा जीवन यापन के संदर्भ को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। सांसारिक संदर्भ उस काल के अनुसार परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करता है जिसमें समुदाय अपनी सांस्कृतिक तथा आर्थिक एकता को बनाए रखते हैं।
विकास नीतियों के जीवनयापन संदर्भ का अर्थ वर्तमान मूल्यों का परिरक्षण है जिन्हें बाहरी आर्थिक शक्तियों से खतरा है और जिससे नाजुक प्राकृतिक संसाधन संतुलन बर्बाद हो जाएगा। प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के सतत जीवन की कार्यनीति स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग 1991 में ये कहा गया है कि सतत उपयोग का अर्थ किसी जीव, पारिस्थितिकी प्रणाली अथवा अन्य नवीकरणीय संसाधन का उनकी नवीकरणीय मात्रा के अनुरूप उपयोग है। अर्थशास्त्री हाइमन डेली ने सततशीलता बनाए रखने के विशेष नियम प्रस्तुत किए हैं। उनका मत है कि नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की दर उनकी पुनर्जननीय दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग की दर नवीकरणीय विकल्पों के विकास की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण उत्सर्जन की दर पर्यावरण की खपत क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकास शब्द का अर्थ मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सुधार है। विश्व के सभी निवासियों के लिए अवसरों, समृद्धि तथा विकल्पों चॉइसेस का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता है और इसे इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि भविष्य की पीढ़ियों के समक्ष भी चयन की सुविधा रहे। विकास का अर्थ स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता की ओर मानवीय तथा प्राकृतिक पर्यावरण की एक समग्र अभिवृद्धि है। यह अभिवृद्धि के एक नमूने का संकेत करता है जो राष्ट्रों को अपने आंतरिक तथा बाहरी पर्यावरण के संबंध में अधिक निर्णायक बनाता है। सतत विकास की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना कोई समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। उसके बाद से सतत विकास की अनेक व्याख्याएं आए हैं, जैसे पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं की ग्रहण क्षमताओं के भीतर मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, ऐसी आर्थिक अभिवृद्धि जो संसार के सीमित प्राकृतिक संसाधनों एवं उसकी ग्रहण क्षमता को और नष्ट किए बिना विश्व के सभी लोगों, न कि थोड़े से विशेषाधिकार युक्त लोगों, को न्याय तथा अवसर प्रदान करे। सतत विकास में ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक विकास शामिल हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक न्याय नीति इक्विटी को सुरक्षित रखते हैं और उनका संवर्धन करते हैं। अतः सतत विकास मनुष्य और उसके पर्यावरण पर केंद्रित करते हुए एक चेतावनी देता है कि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध विकास को धकेल नहीं सकता क्योंकि अंत में ये प्रकृति है जिसकी विजय होगी। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण और ऊर्जा, कचरे तथा परिवहन के प्रबंध को प्रोत्साहन देता है। सतत विकास उत्पादन व उपभोग के ऐसे नमूनों पर आधारित विकास है जिनका मानव अथवा प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य में अनुशीलन किया जा सकता है। इसमें आर्थिक गतिविधि के लाभों में समाज के समस्त वर्गों की न्यायपूर्ण साझेदारी, मनुष्यों की भलाई को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य की रक्षा करना व गरीबी घटाना शामिल हैं। यदि सतत विकास को सफल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्तियों तथा सरकारों के दृष्टिकोणों में सुधार हो। सतत विकास के उद्देश्य सतत विकास के कुछ दूरदर्शी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो वर्ग, जाति, भाषा व क्षेत्रीय पाबंदियों से परे हैं। ये उद्देश्य शोषण मनोस्थिति की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु एक अधिकार पत्र हैं जिन्होंने राष्ट्रों को नष्ट और उनकी जैव संपदा को कम किया है। संक्षेप में ये उद्देश्य हैं: 1. समता तथा न्याय के साथ अधिकांश लोगों के जीवन स्तर पोषित हैं। यहाँ निर्णय प्रक्रिया में सीमाओं के आर पार तथा संचित क्यूम्युलेटिव प्रभावों को ध्यान में रखना होगा। 2. दुरुपयोग तथा व्यर्थ उपभोग से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण व संरक्षण हो। इसके लिए जरूरी है कि जमीन व उसकी विविधता को समुदाय के लिए आधार के रूप में आदर मिले। 3. ऐसी नई प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल न कि प्रतिकूल कार्य करें। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों द्वारा की जा रही विकास नीतियों से लाभों और चुनौतियों को परस्पर बांटना जरूरी है। विविधता का सम्मान करना और स्थानीय तथा देशी समुदायों को और अधिक बुनियादी रुझान वाली तथा प्रासंगिक विकास नीतियों के लिए शामिल करना। यहाँ आर्थिक उपयुक्तता, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय मूल्यों को नीतियों व कार्यक्रमों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के तत्व निहित हैं। शासन प्रबंध की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। उनमें मुक्त, समावेशीय तथा भागीदारी निर्णय प्रक्रिया हो। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो कि निर्धन राष्ट्रों की आवश्यकताओं को मान्यता दे और उनकी
प्राकृतिक संपदा तथा पर्यावरण को नष्ट किए बिना अभिवृद्धि लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करे। विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही उन्हें मानवता के व्यापक हितों में नवीनता लाने में सहायक होगी। इसके लिए संधियों तथा न्यासी उत्तरदायित्वों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का आदर करना होगा। सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व और अन्यों के लिए समान के सार्वभौमिक विषय को आकर्षित करती है। ये सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय तथा मनोवांछित दिशा है और राष्ट्रों, समुदायों तथा व्यक्तियों द्वारा निर्णय करने की एक रूपरेखा है। 1.2.1 सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अभिवृद्धि प्रतिमान के आलोचक। व्यापक उत्पादन की मात्रात्मक अभिवृद्धि पर आधारित औद्योगिकरण ने विकसित देशों में आर्थिक विकास को प्रारंभ किया। गैर सतत विकास को अभिवृद्धि रुझान नीतियों की असफलता के रूप में देखा जाता है, जिसमें जनता के लिए फायदेमंद गुणात्मक तथा समग्र उत्पादन के विपरीत केवल मात्रात्मक उत्पादन पर ध्यान दिया गया। परंपरागत तौर पर एक राष्ट्र की अभिवृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट (जीएनपी) से आंका जाता है, लेकिन इन दोनों से यह पता नहीं चलता कि राष्ट्र वास्तव में संस्कृति से समृद्ध तथा मानवीय मूल्यों में विकासोन्मुख हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संकेतक मुख्य तौर से मूर्त उत्पादों पर केंद्रित होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, जानवर, पेड़ों की जैव विविधता और जमीन के नीचे पानी के स्तर को बनाए रखने आदि जैसे अमूर्तों के मूल्यों का आकलन करने में असफल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित पहले विकास दशक के अंतिम चरण में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि सकल आय अभिवृद्धि ग्रोस इनकम ग्रोथ से हमेशा गरीबी घटती नहीं है। पिछली शताब्दी के अंत में विकासशील देशों में 1.3 अरब लोग प्रतिदिन $1 से भी कम पर जीवनयापन कर रहे थे। वे कुपोषण, निराश्रित तथा वंचन के शिकार थे। अभिवृद्धि प्रतिमान ने विश्व में आय के वितरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप निर्धन और भी निर्धन होते चले गए, जबकि मूल्यवान संपदा मात्र 20% धनवानों के पास कैद हो गई। असमानताओं के विभिन्न स्वरूप और असमान उत्पादन, वितरण एवं उपभोग भारी अनुपात में बढ़ गए हैं, जिससे गरीब लोग ऊपर के थोड़े से अमीरों के द्वारा निर्मित नीतियों के शिकार बन रहे हैं। 1.2.2 औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और उसने कृषि पर निर्भर ग्रामीण जनता वाले इंग्लैंड को कारखाने में उत्पादन करने वाले एक शहर केंद्रित समाज में बदल डाला। इंग्लैंड में कपास की वस्तुओं के विनिर्माण को आविष्कारों की एक श्रृंखला ने परिवर्तित कर दिया और उससे एक नई उत्पादन प्रणाली, कारखाना प्रणाली का उदय हुआ। 1750 से 1830 के वर्षों में उद्योग के अन्य हिस्सों में भी प्रगति हुई और इन सब ने मिलकर एक दूसरे को परस्पर मजबूत करते हुए उद्योग के बढ़ते क्षेत्र में आगे फायदे दिए। नवीनीकरणों की प्रचुरताओं तथा विविधताओं को 3 सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है। 1. मानवीय कुशलता तथा प्रयत्नों का स्थान मशीनों ने ले लिया, जो तीव्र, लगातार, स्पष्ट तथा बिना थके कार्य करती थी। 2. ऊर्जा के सजीव स्रोत की बजाय निर्जीव स्रोत का आ जाना, विशेषकर ताप को ऊर्जा में बदलने के लिए इंजनों का अपनाया जाना। इससे मनुष्य के पास ऊर्जा की एक नई व प्रचुर आपूर्ति आ गई। 3. नए तथा अधिक मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग होना, विशेषकर साग सब्जियों अथवा पशुओं के बजाय खनिज का प्रयोग होने लगा। शीघ्र ही अन्य यूरोपीय देशों में भी औद्योगिकरण आरंभ हो गया। कुछ देशों में यह 19वीं शताब्दी सी के दौरान हुआ तो कुछ देशों जैसे रूस व जापान में ये 20वीं शताब्दी के प्रथम 5 दशकों में हुआ। औद्योगिक क्रांति केवल औद्योगिक तकनीक तथा उत्पादन में परिवर्तन की एक श्रृंखला भर नहीं थी, वो तो सामाजिक कारणों तथा गंभीर सामाजिक प्रभावों के साथ एक सामाजिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति में यह निहित था कि मानव के पास अब केवल अवसर और ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रकृति को पराजित करने के भौतिक साधन भी थे। लेकिन एक तरफ जहां वो संपन्नता लाई तो दूसरी तरफ उसने काफी दुर्दशा को भी जन्म दिया। यदि हम एक तरफ औद्योगिक क्रांति का धन्यवाद आंतरिक दहन इंजनों तथा लेजर निर्देशित रेडियल हाथों को देने के लिए करते हैं, तो दूसरी ओर हम उसके सामाजिक तथा पर्यावरणीय संबंधों में खतरनाक प्रभाव के लिए उसकी भर्त्सना भी करते हैं। औद्योगिक क्रांति को संसाधनों, विशेषकर कच्चे माल की आवश्यकता थी जो गरीब देशों में उपलब्ध था, जबकि दक्षिण के देशों अर्थात विकासशील देशों से संसाधनों को निचोड़ा गया। मूल्य जोड़ केवल उत्तर के देशों अर्थात विकसित देशों में किया गया, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया भी निर्यात के लिए दक्षिण के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के लिए उत्तरदायी थी।
उसने एकल संस्कृति की स्थापना करके एक शोषण रहित क्षेत्र को शोषण के लिए खोल दिया। स्वतंत्रता के बाद नई सरकारों ने तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान ज्यादा दिया और भौतिक संसाधनों पर उचित व न्याययुक्त पहुंच की ओर कम ध्यान दिया। 1950 के दशक के बाद से उत्तर के देशों ने राज्य द्वारा प्रबंधित औद्योगिक योजनाओं के जरिए तीव्र आर्थिक अभिवृद्धि चाही, जिससे संसाधनों का बेशुमार उपयोग व नाश हुआ। पूर्व सोवियत संघ तथा उत्तरी यूरोप में इस प्रकार के औद्योगिक उत्पादन ने न केवल आर्थिक विस्थापन किया बल्कि पर्यावरण संबंधी अरल सागर एरल सी का सूख जाना, नाभिकीय दूषण न्यूक्लियर कंटामिनेशन तथा वायु तथा जल का उच्च स्तर पर प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा हो गईं। 1989 से इस प्रकार की अधिकांश शासन प्रणालियां लोकतंत्र के प्रायः साथ साथ आर्थिक संगठन व आर्थिक उदारीकरण की बाजार आधारित प्रणालियों की ओर बढ़ी हैं। जबकि बाजार प्रणाली आर्थिक संगठन के लिए स्वाभाविक तौर पर कार्यकुशल होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में परंपरागत तौर पर पर्यावरण कीमतों को गिना नहीं जाता। इससे प्राकृतिक संसाधनों का असतत शोषण हुआ और उसके साथ साथ उष्णकटिबंध वर्षा वनों जैसे प्राकृतिक तौर पर पर्यावरण पर नियंत्रण करने वाले तत्वों पर दबाव बढ़ा। 1991 में भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक उत्पाद की कीमत 2,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, जिसका अर्थ ये था कि मात्र 17 दिनों में उसने पिछले 100 सालों के समस्त वार्षिक उत्पाद के समान उत्पादन किया। औद्योगिकरण ने सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। जहां एक ओर बिजली उत्पादन तथा परिवहन बढ़ा, वहीं दूसरी ओर कृषि में मशीनी उपकरण तथा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग बढ़ा। कचरे तथा मल विसर्जन एफ्लुएंस डिस्चार्जेस और वायु में हानिकारक तथा खतरनाक गैसों को छोड़ने जैसी पर्यावरण समस्याएं आईं। इन सब समस्याओं की वजह से उच्च प्रदूषण स्तर तथा कई प्रजातियों का पृथ्वी से लोप हो गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स की लाल आंकड़े किताब रेड डेटा बुक के अनुमानों के अनुसार 25% प्रजातियां लोप होने वाली हैं, क्योंकि हर रोज 100 से ज्यादा प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। बेरोकटोक औद्योगिकरण के कारण भोपाल, चेरनोबिल तथा एक्सोन वाल्डेज जैसी घातक घटनाएं हुई। इसीलिए सतत विकास अमीर तथा गरीब देशों द्वारा अपनाई जा रही औद्योगिक गतिविधियों की खतरनाक तेजी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। 1.2.3 शहरीकरण का औद्योगिकरण से निकट का संबंध है। औद्योगिकरण के विस्तार से शहरों का विस्तार हुआ। इसका अर्थ है कि विस्तार उस ग्रामीण क्षेत्र में हुआ जहां अन्न का उत्पादन होता है तथा ढोर मवेशी पाले जाते हैं। जहां पर गांवों के साथ जंगल हैं, जो उस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को अनेक प्रकार के सतत व्यवसाय प्रदान करते हैं। शहरों तथा औद्योगिक कस्बों के विस्तार से एक ओर कृषि भूमि तथा जंगल के संसाधनों की हानि होती है तथा दूसरी ओर शहर की तरह तीव्र व अप्रबंधनीय प्रवासन माइग्रेशन होता है। भारत में प्रवासन का स्तर 1970 के 24.5% से बढ़कर 1990 में 33.6% हो गया। 2025 में इसकी 57% तक बढ़ जाने की संभावना है। शहरों तथा कस्बों के अनियंत्रित तथा योजना रहित विस्तार से वहां जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इससे परिवहन, संचार, जल आपूर्ति, सफाई तथा बिजली व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इससे शहरी गरीबों तथा बेरोजगार जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी भी अनेक जटिल समस्याएं हैं। गरीब शहरी निवासियों की हमें 3 श्रेणियां मिलती हैं: गृहहीन, मलिन, स्लम बस्तियों में रहने वाले और अनधिकृत झुग्गियों में रहने वाले निवासी जल आपूर्ति व सफाई व्यवस्था की पहुंच से गरीब शहरी बाहर होते हैं। इन सेवाओं के अभाव के साथ साथ कुपोषण और अतिसार, डायरिया तथा क्षय रोग जैसी बीमारियों के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रायः शहरों में कूड़े तथा औद्योगिक कचरों का ढेर मिलता है। इससे वायु तथा जल प्रदूषण जैसी पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ है, जिसके कभी कभी घातक परिणाम होते हैं। नगरों में आजकल गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। शहरीकरण का एक प्रभाव ये भी है कि शहर आसपास के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करता है और कचरा तथा प्रदूषण पैदा करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में आग जलाने वाली लकड़ी मध्य प्रदेश के जंगलों से आती है। अतः आग जलाने वाली लकड़ी की अधिक मांग तथा उसके वाणिज्यीकरण से दूर के क्षेत्र में वनों का नाश होता है। नदियों में अनउपचारित कचरे के जाने से नदियां गंदी होती हैं। इससे जल जीवन तथा नीचे रहने वाले मानव बसावटों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसपास के क्षेत्रों की हरियाली पर भी कुप्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए तेजाबी वर्षा, जो यूरोप में हरियाली तथा जल जीवन के लिए सर्वनाशक है,
पड़ोसी देशों में औद्योगिकरण से उत्पन्न गंभीर वायु प्रदूषण का परिणाम है। 1.2.4 असमताएं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा विकसित जीवन की गुणवत्ता के अध्ययन हेतु मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ने उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर को स्पष्ट किया है। एक ओर तो विश्व जनसंख्या के अमीर अल्पसंख्यक उच्च असततशील स्तर पर उपभोग कर रहे हैं, जिससे भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, लेकिन वे केवल अपने स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्व गरीब, संख्या में अधिक तथा तीव्र दर से बढ़ती विश्व जनसंख्या को अपनी गरीबी के कारण अपने उस प्राकृतिक संसाधनों के भंडार को निम्नीकृत करना पड़ रहा है जिस पर वो प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर हैं। इसके साथ साथ निरंतर आर्थिक अभिवृद्धि तथा भूमंडलीकरण से एक बड़े भूमंडलीय मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। विकासशील देश, जहां पर विश्व की 77% जनसंख्या रहती है, विश्व आय का मात्र 15% उत्पादन करते हैं। उत्तर का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $12,510 अमेरिकी डॉलर है, जो दक्षिण के $710 अमेरिकी डॉलर से 18 गुना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पिछले दशक में यह अनुमान लगाया था कि आने वाले दशकों में गरीबों की संख्या बढ़ेगी। इस बढ़ोतरी का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही अनुचित विकासात्मक नीतियों से है। इससे हमारे सामने कुछ प्रमुख मुद्दे उभरे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि उत्पादन स्थल पर कृषि तथा घरेलू औद्योगिक उत्पादों में मूल्य कैसे जोड़ा जाए। दूसरा, हाशिए पर आए गरीब बच्चों, निराश्रित नारियों तथा दलितों की सेवा में लगी संस्थाओं को किस प्रकार से कल्याण कोष उपलब्ध कराया जाए। और तीसरा ये कि आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में संपत्तिवान तथा संपत्तिहीन लोगों के बीच बढ़ते अंतर को कैसे कम किया जाए। 1.2.5 संसाधन उपयोग। सभी राष्ट्रों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा ध्यान किए जाने वाले इस पृथ्वी के 4 प्रमुख संसाधन हैं: भूमि, जल, वायु तथा जंगल। औद्योगिक देश जैसे G8 अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा रूस। आर्थिक सहयोग तथा विकास का संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और यूरोपीय संघ, जहां विश्व जनसंख्या का 23% निवास करता है, संपूर्ण एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के द्वारा संसाधन उपभोग से कई गुना ज्यादा संसाधन उपभोग कर रहे हैं। एक अमेरिकी नागरिक की ऊर्जा खपत 160 तंजानियाई नागरिकों अथवा 900 नेपालियों के बराबर है। उत्तर की संपन्नता ने पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसी खतरनाक गैस को छोड़ दिया है। इसमें केवल अमेरिका का ही योगदान 28% का है। दूसरी ओर गरीब देश ऋण से इतने दबे हुए हैं कि ऋण चुकाने के लिए उन्हें अपने संसाधनों का अति दोहन करना और उन्हें अमीर देशों को बेचना पड़ रहा है। 1.3 सतत विकास की अवधारणा का उदय। सतत विकास की अवधारणा की जड़ों को 1960 के दशक में तब से देखा जा सकता है जब वैज्ञानिक रेचल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग, द स्लाइंट स्प्रिंग 1962 शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने कीटनाशक DDT डाइक्लोरो-डाइफेनल ट्राइक्लोरोइथेन के प्रयोग से वन्य जीवन के सर्वनाश की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। ये पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भलाई के बीच परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। इसी काल में धीरे धीरे भूमंडलीय पर्यावरणीय सीमितताओं की आंशिका का भी उदय हुआ। दी साइलेंट स्प्रिंग के बाद शीघ्र ही जानवर जनसंख्या जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इहलिच ने 1968 में अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। 1969 में गैर लाभकारी संस्था फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ बनाई गई, जिसे पर्यावरण की पतन से सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों को भाग लेने हेतु सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया गया। उत्तर के देशों की सरकारें भी यह मानने लगीं कि औद्योगिक विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। उदाहरण के लिए स्वीडन की सरकार की चिंता ये थी कि तेजाबी वर्षा से उसकी झीलें बर्बाद हो रही थी। यह वर्षा पड़ोसी औद्योगिकृत राज्यों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण थी। 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास के लिए संगठन OECD ने प्रदूषक खर्चा दे, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिद्धांत बनाया, जिसमें ये कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को उसकी कीमत देनी चाहिए। 1972 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह क्लब ऑफ रोम
ने अपनी रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित की, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट की टेलीविजन पर भी काफी चर्चा रही। इस रिपोर्ट में अभिवृद्धि को धीमा न करने पर गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई थी। 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ऊंचे का आयोजन हुआ। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में यह विचार शामिल किया गया कि पर्यावरण एक गंभीर विकास मुद्दा है। इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पहले निदेशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने पारिस्थितिकी विकास इको डेवलपमेंट शब्द बनाया, जिसने विकास को पर्यावरण सुरक्षा के साथ जोड़ा। उसके बाद सतत विकास की ओर यात्रा में अनेक मील के पत्थर बनाए गए। सतत समाज की अवधारणा का जन्म 1974 में विश्व चर्च परिषद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस द्वारा बुलाई गई मानव विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन सम्मेलन में हुआ। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस अवधारणा की विषय वस्तु पहले पर्यावरण दशा नहीं थी। सतत समाज की अवधारणा का संबंध न्याययुक्त वितरण से था, जो 1987 में ब्रिंडटलैंड रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता बना। सतत समाज में लोकतंत्रीय भागीदारी की अवधारणा भी निहित थी, जो लगभग 20 वर्ष बाद रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की एक महत्वपूर्ण विषय बनी। योजक चिन्ह 1980 में दो विद्वानों भू-वैज्ञानिक ईवा बाल्फोर तथा पर्यावरण व विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के एक आनुवांशिकी शास्त्री वेग जैक्सन ने सतत विकास की अवधारणा सामने रखी। 1992 के पर्यावरण व विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो सम्मेलन में इस अवधारणा को व्यापक करते हुए इसमें विकास की पूर्ण अवधारणा को शामिल किया। इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, समुदाय समूहों तथा बुनियादी संगठनों को भी इकट्ठा किया गया। यह अंतर्विषयक अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई, जिसे पर्यावरण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान तथा लिंग अध्ययनों में शामिल कर लिया गया। 2000 तक सतत विकास की अवधारणा तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशित सिद्धांत के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तब से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सतत विकास कार्यक्रमों तथा कार्यनीतियों की राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और उन्हें विशेष रूप से निर्मित सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग UN कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (CSD) को प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न समूह इस संबंध में विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। इसे सतत मानव विकास, सतत आर्थिक अभिवृद्धि, सतत सामाजिक आर्थिक विकास और सतत स्थानीय शासन प्रबंध भी कहा जाता है। अभी 2004 में इसे सतत विकास के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICT) का नाम दिया गया। 1.4 सतत विकास की परिभाषाएं, आयाम तथा अवधारणाएं। विश्व परिरक्षण कार्यनीति रिपोर्ट में सतत विकास को रिरक्षण तथा विकास के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया, जिससे ये सुनिश्चित हो कि ग्रह में संशोधन से वास्तव में सभी लोगों का जीवन बना रहे तथा उनका कल्याण हो। विकास को जीवमंडल के संशोधन और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मानवीय, वित्तीय, सजीव तथा निर्जीव संसाधनों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया। यदि संसाधनों का परिरक्षण न हो तो विकास खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए रिपोर्ट में संसाधनों के परिरक्षण को जीवमंडल के मानवीय प्रयोग के प्रबंध के रूप में परिभाषित किया गया, जिससे भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की संभावना को बनाए रखते हुए वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम सततशील लाभ प्राप्त हो। ब्रूंडटलैंड रिपोर्ट में भी यही बात कही गई। ब्रूंडटलैंड रिपोर्ट 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नार्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लम ब्रूंडटलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। आयोग की रिपोर्ट 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में दी गई सतत विकास की परिभाषा में दो प्रमुख अवधारणाएं निहित हैं। 1. आवश्यकता की अवधारणा, विशेषकर संसार के निर्धनों की आवश्यकताएं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2. सीमितता का विचार, जिसका आरोपण प्रौद्योगिकी की स्थिति तथा सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को देखते हुए किया है। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि सतत विकास का संबंध एक पीढ़ी, अंतःपीढ़ी के भीतर तथा पीढ़ियों के मध्य, अंतरपीढ़ी, सामाजिक न्याययुक्तता से है। आयोग ने पर्यावरण संबंधी निर्णयों के केंद्रीय आर्थिक निर्णय प्रक्रिया से एकीकरण के महत्व पर जोर दिया।
उसने दलील दी कि अत्यधिक गरीबी से भरे संसार में स्वस्थ पर्यावरण संभव नहीं है, जहां पर कि लोग जीवित रहने के लिए अपनी निर्धनता के कारण पर्यावरणनाशी क्रियाएं करने के लिए विवश हैं। इसीलिए उसने मुख्य तौर पर आर्थिक अभिवृद्धि पर जोर दिया। ब्रंडटलैंड रिपोर्ट को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया क्योंकि यह रिपोर्ट तब जारी हुई जबकि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र 1985 का पता चला और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई, जिससे पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी तरंगें फैल गईं। पृथ्वी सम्मेलन और ब्रंडटलैंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र ने रियो में एक सम्मेलन किया जिसे लोकप्रिय भाषा में पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि विकास के अधिकार की प्राप्ति इस प्रकार हो जिससे कि वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों की विकासात्मक तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं की न्याययुक्त पूर्ति हो। इस सम्मेलन ने निम्न दस्तावेज जारी किए: जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध, जैविक विविधता पर अनुबंध, वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, रियो घोषणा, कार्यसूची, एजेंडा 21, जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध, द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज FCCC। इस रूपरेखा ने जीवाश्म फॉसिल ईंधन के उपयोग को सीमित करने की बात की। इसकी प्रेरणा मॉन्ट्रियल समझौते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मिली, जिसमें ओजोन के पतन के लिए जिम्मेदार गैसों के कम उपयोग पर सहमति हो गई थी। रूपरेखा ने यह स्वीकार किया कि ग्रीनहाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या था। इसमें कहा गया कि औद्योगिक देशों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर सन 2000 तक सन 1990 के स्तर पर ले जाना चाहिए। दक्षिण के देशों के लिए इस संबंध में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया। जैविक विविधता पर अनुबंध, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। इस समझौते में इस बात की पुष्टि की गई कि प्रत्येक देश का अपनी जैविक विविधता पर संप्रभु अधिकार है, जिसकी परस्पर स्वीकृत शर्तों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसमें देशी ज्ञान को बौद्धिक संपत्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में स्वीकार किया गया। वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, द स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। उष्णकटिबंधीय वनों वाले देशों ने अपने वनों पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को असहनीय माना। इसीलिए ये दस्तावेज लाया गया जिसमें वनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर दिया गया। रियो घोषणा। इस घोषणा में 27 सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों में प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता और राज्यों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी नवीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण अन्य मुद्दे थे जिन पर जोर दिया गया। कार्यसूची 21 ये 5 पृष्ठों का एक दस्तावेज है। इसमें बड़े राज्य तथा सरकारी संस्थाओं व परियोजनाओं के स्थान पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, समुदायों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका एवं भागीदारी पर जोर दिया गया। बाजार, व्यापार तथा व्यवसाय की सतत विकास लाने में भूमिका पर भी जोर दिया गया। कार्यसूची 21 ने ज्ञान उत्पन्न करने वाली संस्थाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यसूची 21 के कार्यान्वयन को सतत विकास परिषद CSD देखती है। इसकी बैठक न्यूयॉर्क में हर वर्ष 3 सप्ताह के लिए होती है। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD। रियो सम्मेलन के 10 वर्ष बाद 2002 में जोहानसबर्ग में सतत विकास पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को रियो 10 भी कहते हैं। इसमें देशों से 2015 तक अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाने और 2012 तक समुद्री सुरक्षित क्षेत्र बनाने को कहा गया। इसमें 2010 तक जैविक विविधता के नाश की दर को काफी सीमा तक घटाने पर भी एक समझौता हुआ। 1.4.1 सततशील तथा गैर सततशील क्रियाएं। अतः सतत विकास की अवधारणा मात्र पर्यावरण की बात नहीं करती, बल्कि इसका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज से भी है। सततशीलता एक अवधारणा है जो विकास के जरिए मानव के पर्यावरण पर प्रभाव को बतलाती है। आज की पर्यावरण समस्याएं मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के गैर सतत उपभोग तथा कूड़े कचरे के उत्पादों के कुप्रबंधन का परिणाम है। सततशीलता का संबंध पर्यावरण संरक्षण, निरंतर आर्थिक अभिवृद्धि तथा सामाजिक न्याययुक्तता से है। सतत विकास का उद्देश्य सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका अर्थ भी भिन्न लोगों के लिए भिन्न है। संवेदनशील पर्यावरणवादियों से लेकर उदारवादी बाजारवादियों तक ने इस अवधारणा को अपनी आवश्यकतानुसार परिभाषित किया है। ये लोकतंत्र व न्याय की अवधारणा के अनुसार है जिन पर कोई विरोध नहीं होता, लेकिन उसकी व्याख्या विभिन्न विरोधी गुट अपनी विचारधारा के अनुरूप करते हैं। फिर भी सतत विकास के अर्थ के संबंध में आम सहमति है। संक्षेप में हम सतत विकास की क्रियाओं को गिना सकते हैं। ये क्रियाएं हैं: वस्तुओं को निरंतर चक्र कंटिन्यूअस साइकिल में इस्तेमाल करें,
ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग निरंतर करें। मानवीय व्यक्तित्व के सकारात्मक तथा उचित पक्ष का प्रयोग करें। सतत विकास अभिवृद्धि को बिना कम किए उसे अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए। क्रियाएं तब असतत होती हैं जब प्राकृतिक संसाधनों का व्यर्थ ही अत्यधिक प्रयोग हो, उपभोग नवीकरण से तीव्र हो, जीवन के रूपों की अत्यधिक हत्या की जाए जिससे प्रजातियां ही समाप्त हो जाएं। वे पर्यावरण के संचित पतन का कारण बने। 1.5 सारांश। एक अवधारणा के रूप में सतत विकास का जन्म 1960 के प्रारंभिक वर्षों में हुआ जब विकासशील देशों में निर्दयी औद्योगिकरण ने प्राकृतिक पतन और प्रदूषण तथा बुरे स्वास्थ्य के स्पष्ट दर्शनीय संकेत देना शुरू कर दिया था। 1987 में ब्रूंडटलैंड आयोग की रिपोर्ट के बाद सतत विकास पर चर्चा आम हो गई। इसके अंतःपीढ़ीय समता और न्याय तथा पृथ्वी की ग्रहण क्षमता के प्रति आदर 3 मौलिक सिद्धांत हैं। परंतु सम्मेलन की रिपोर्ट में दी गई सतत विकास की परिभाषा उन जटिलताओं तथा विरोधाभासों को स्पष्ट नहीं कर पाई जिन्हें ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए विकसित और विकासशील देशों ने सतत विकास की परिभाषा अपनी आवश्यकतानुसार की है। फिर भी इस अवधारणा में सभी द्वारा स्वीकृत एक मूलभूत मूल्य निहित है और वह ये है कि मानवीय आवश्यकताओं के प्रति सम्मान केवल अधिकतम समय सीमा में अधिकतम लोगों की सहायता के लिए पर्यावरण क्षमता को ध्यान में रखकर ही होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।